नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हम बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि स्कीम को लेकर लगातार कर्मचारी तो मांग कर ही रहे हैं। अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इस बीच आज की बड़ी खबर ये कि हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया गया, वो भी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद की। तो कांग्रेस इसे लेकर हरियाणा में भी लगातार बयान दे रही है, मांग कर रही है। कर्मचारी भी इसे लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। बीजेपी फिलहाल पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर शांत नजर आ रही है। हालांकि सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि एक्सपर्ट्स इसको ठीक नहीं मानते हैं। ओपीएस बहाली से भविष्य में दुष्परिणाम होंगे, ये भी कहा गया है। तो क्या कुछ मांग है कर्मचारियों की? विपक्ष का क्या कहना है? सरकार का क्या पक्ष है? चर्चा हम करेंगे। ये रिपोर्ट पहले आप देखें। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, ये वो मुद्दा है जो चुनावी राज्यों में गर्म रहता है और अब इसका असर हरियाणा में भी देखा जा रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हरियाणा में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी हो चुके हैं। यानी यूं कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि हरियाणा में भी ये मुद्दा काफी हावी हो जाए, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी इस पर आजकल शांत नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की कई बार मांग कर चुके हैं। सरकारी अच्छा ओल्ड पेंशन स्कीम, हाँ वो तो कमिटेड है। राजस्थान में कर दिया हमने, छत्तीसगढ़ में कर दिया, हिमाचल में पहली मीटिंग में कर दिया। और सरकारी अच्छा ओल्ड पेंशन स्कीम, हाँ वो तो कमिटेड है। राजस्थान में कर दिया हमने, छत्तीसगढ़ में कर दिया, हिमाचल में पहली मीटिंग में कर दिया। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल यानी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर कांग्रेस को खुद मजबूत दिखाने और कर्मचारियों को लुभा रही है। तो वहीं अब हरियाणा में भी कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। इतना ही नहीं, गठबंधन में सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भी 2019 चुनाव प्रचार में सरकार बनने पर ओपीएस लागू करने की बात कह चुके हैं और चुनाव के नतीजे भी ऐसे आए कि बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की सरकार बन गई। इसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति जताकर गठबंधन के साथ सरकार चलाने का फैसला हुआ, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला कहीं लुप्त हो गया। खैर, उस समय दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा था, वो भी एक बार सुन लीजिए। सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को जहां हम दोबारा इस प्रदेश में जो कि त्यों लागू करने का काम करेंगे, वही तमाम हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी साथियों के लिए पंजाब के बराबर वेतन देने का भी काम साथ में करने का काम करेंगे। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा था कि कांग्रेस राज में पुरानी पेंशन बंद की गई थी। उसमें योजना आयोग के चेयरमैन ने इसकी सिफारिश की थी। अब आर्थिक मामलों के अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि इसे लागू करना ठीक नहीं है। इसके आने वाले समय में भयंकर परिणाम होंगे। देखिए, पुरानी पेंशन के मामले, पुरानी पेंशन बंद किसने करी थी? उस टाइम मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें गलत बंद करी थी। जब जो एल वालिया थे, जो अपना उसके आयोग के अध्यक्ष थे, ये 5 ईयर प्लान्स जो वक्ती थी उनका, वो देखते थे सारा काम, तो वो उन्होंने भी ये कहा कि भी इसको चला नहीं सकते कि मतलब अगर आपने अपना दिवाला निकालना तो इसको शुरू कर लो दोबारा। ये ठीक है कि आज नहीं इसके दुष्परिणाम हुए, लेकिन 10 साल के बाद इसके बहुत भयंकर परिणाम हुए और इसको संभाल नहीं सकने, कोई भी स्टेट इसको दे नहीं सकने। तो ये विशेषज्ञों की राय, यार एक विशेषज्ञ नहीं, ये तो मैं इसलिए इसका नाम लिया क्योंकि ये मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी उसमें उनके सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार थे, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। एक इनकी बात नहीं है, जितने भी विशेषज्ञ हैं जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं उन सब का यह कहना है कि ये जारी रखना संभव नहीं है, कोई भी प्रदेश को जारी नहीं रख सकता, सरकार के लिए संभव नहीं। ज्यादा पीछे न जाते हुए अगर सिर्फ आदमपुर उपचुनाव की बात की जाए तो उस समय भी ओपीएस ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। तमाम पार्टियां उस पर बयान देते नजर आईं। हाल ही में हिमाचल चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की जीत के बड़े कारणों में ओपीएस को भी माना जाता है। हालांकि अब नए साल में प्रवेश करने के साथ ही सियासत काफी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक उपचुनाव में उठने वाला ये मुद्दा विधानसभा के चुनाव में काफी शोर मचा सकता है। और हरियाणा के नजरिए से भी साल 2023 काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो देखना यह होगा कि कितना असर इस मुद्दे का
चुनावों पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, पुरानी पेंशन योजना को लेकर बात करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी चर्चा में जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी, प्रवक्ता जेजेपी टीपू पोड़िया और साथ ही दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत बीजेपी से। नेहरा साहब, क्या स्टैंड है वर्तमान में? चूंकि बजट सत्र के दौरान तो हमने सीएम को सुना, उसके बाद भी लगातार बातें होती रही। कहीं इसको बजट पर भारी खर्च के तौर पर देखा जा रहा है, कहीं आप लोग निशाना साधते हैं कि हुड्डा साहब ने खुद की नई पेंशन योजना को लागू किया था हरियाणा में। ऐसे में आज की अगर बात करें, जबकि हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है, तो क्या हरियाणा सरकार भी आने वाले दिनों में ऐसा कोई विचार कर सकती है? देखिए ज्योति जी, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो निर्णय हुआ था उस जानकारी आपको भी है, मुझे भी है, और हरियाणा प्रदेश की जो तमाम जनता है, जो हरियाणा प्रदेश के लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं, उन सबको इस विषय की जानकारी है कि हमारे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, उन्होंने 22 जनवरी 2007 को बाकायदा एक बैठक करके पुरानी पेंशन योजना को खत्म करने का, बंद करने का निर्णय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस सरकार ने लिया था 22 जनवरी 2007 को। और हरियाणा में जो नई पेंशन योजना जिसको आज वो बंद करने की बातचीत कर रहे हैं, क्या कहा आपने? 2006 में इसे बंद कर दिया गया था। और ये सवाल तो बार बार है जी, 1 जनवरी 2006 से इसे बंद कर दिया गया था हरियाणा में। पेंशन योजना भी भूपेंद्र कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2009 में लागू की थी। आज नई व पुरानी पेंशन योजना के ऊपर हरियाणा सरकार लगभग 13,000 करोड़ रुपए हर साल हम लोग खर्च करते हैं। हरियाणा प्रदेश में इस समय लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं, लगभग 10,000 कर्मचारी हर वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यूपीए की जो कांग्रेस सरकार थी, उसने 2006 के अंदर पुरानी पेंशन योजना को देश से बंद करने का निर्णय लिया था। तो कांग्रेस पार्टी जिसने पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किया, अगर आज वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि हम इसको फिर से लागू करेंगे, तो मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से कि फिर आपने इस योजना को बंद ही क्यों किया था? पहली बात, अगर बंद किया तो आप उसको आप चालू कैसे कर सकते हैं? दूसरा, जहां तक आपने हिमाचल प्रदेश की बात की, वहां पे बताना चाहूंगा आपको ज्योति जी कि मात्र 38,000 वोटों का अंतर हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहा। और वहां पे जो जो वादे ये करके आए थे, अभी मैं वहां हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हम पूरे 5 साल के अंदर, जब एक आप जैसे समझदार पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आप 1,500 रुपए कहां से देंगे महिलाओं को, तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम 5 साल के अंदर देखेंगे कहां से व्यवस्था करनी है। जबकि उन्होंने वादा किया था पहली कलम से हम 1,500 रुपए महिलाओं को 1,500 रुपए देने का काम करेंगे। दूसरा, ये महंगाई की अक्सर बात करते हैं राहुल गांधी जी, इन्होंने हिमाचल में सरकार बनते ही डीजल के ऊपर 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हिमाचल में बढ़ाने का काम किया। तो ओपीएस को लेकर हरियाणा सरकार का क्या रुख है कि लागू नहीं करेंगे, है ना? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से विधानसभा सत्र के अंदर भी और उसके बाद में भी बताया है कि देश के जितने भी अर्थशास्त्री हैं उन सब ने यह निर्णय लिया है कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उससे हमारे देश के खजाने पे, हरियाणा प्रदेश के खजाने पे बड़ा विपरीत फर्क पड़ता है। और जिस समय कांग्रेस की हरियाणा सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने हरियाणा में इसको बंद किया था, उस समय भी कुछ सोच समझ के बंद किया होगा। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा की हमारी सरकार ने तो हर तरह की पेंशन को बढ़ाने का काम किया है। वृद्धावस्था पेंशन ज्योति जी, जब हम आए थे 2014 में, उस समय 1,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन हरियाणा प्रदेश के अंदर विकलांग पेंशन मिलती थी। आज उसको 2,500 रुपए हमने करने का काम किया है। पिछले 8 साल में 1,500 रुपए बढ़ाया है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने 10 साल के अंदर मात्र 500 रुपए उस पेंशन को बढ़ाने का काम किया था। आप लोगों के सहयोगी तो उससे भी संतुष्ट नहीं है कि हमने तो 5100 कहा था, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए, हमने तो रिकॉर्ड पेंशन बढ़ाई है, इतनी पेंशन तो किसी ने नहीं बढ़ाई जितनी हमने बढ़ाई है। गर्ग साहब, हिमाचल में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था ओपीएस, आप लोग सत्ता में आए और अच्छी बात भी है अपने आप में कि पहले कैबिनेट की बैठक होती है, फैसला ले लिया गया, ऐलान कर दिया गया। लेकिन हरियाणा की जब बात होती है तो हरियाणा में तो हुड्डा साहब ने ही बंद की ना। उस वक्त तो बजट पर भारी लगती थी ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना। आज विपक्ष में बैठकर लगता है कि एनपीएस अच्छी नहीं है, ओपीएस ही लागू हो। ज्योति जी, वाजपेयी की जो केंद्र में सरकार थी 2003 में लेकर आई थी, 2004 के अंदर। बिल्कुल। वाजपेयी जी ने
ये पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार ने लागू की थी। ये 1 अप्रैल 2004 को अटल सरकार ने लागू कर दी कि डिफेंस सर्विसेज सुनिए, देखिए गलत ट्रैक पर अभी से नहीं जाएंगे, क्योंकि चर्चा की शुरुआत हुई है तो एक सही डायरेक्शन में हम चलें। 1 अप्रैल 2004 को अटल सरकार में डिफेंस सर्विसेज के अलावा दूसरी सरकारी नौकरियों में पुरानी पेंशन योजना को बंद किया गया, लेकिन राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं था। राज्यों के लिए तो अनिवार्य नहीं था ना। 1 जनवरी 2006 को हरियाणा में बंद की गई हुड्डा सरकार के दौरान, तो ये मैंडेटरी नहीं था राज्य सरकारों के लिए। बात पे आ रहा हूं मैंने, मैंने जो आपने कहा उसी के स्टार्टिंग में आपकी बात पे ऊपरी किया है, विजेंद्र भाई की बात के ऊपरी किया है। केंद्र सरकार ने लागू किया, केंद्र सरकार ने आदेश दिया, उसके तहत ये लागू हुआ। ये कहते हैं भी खजाने में पैसा नहीं है, खजाना में तो इन्होंने बोझ घेर दिया। आप देखोगे 2014 तक 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज 3,25,000 करोड़ का कर्जा सर पे चढ़ा दिया। कर्जा लिए गए, फर्जी बिल बनाए गए, माल खाए गए और प्रदेश की जनता को कर्जे में डुबो दिया। अब देखिए जब ओल्ड पेंशन की बात, पेंशन मिल रही है, इनके खर्चे को कटौती नहीं करते। एक आदमी 6 बार विधायक बन गया, 6 बार पेंशन ले रहा है, कोई परिवार के अंदर 14 बार बने 14 बार पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए कोई कटौती नहीं है। सिर्फ ये जो कटौती होगी कर्मचारी के लिए होगी। हमने वायदा किया छत्तीसगढ़ के अंदर, हमने लागू कर दिया। हमने वायदा किया राजस्थान में, हमने वो लागू कर दिया। हमने हिमाचल में भी वायदा किया है कि हम ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे। और ज्योति जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ओल्ड पेंशन योजना जल्दी ही हिमाचल में भी लागू करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हरियाणा के अंदर हमारी अगर सरकार 2024 में आएगी तो दावे के साथ कहता हम ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे, हमारा मुख्य एजेंडा है। हमारी कांग्रेस का तो आप लोगों ने ही तो बंद की थी ना, खुद के हुड्डा साहब लेकर आए इस योजना को। एनपीएस की हम बात करें, अब खुद ही उन्हें विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष के चश्मे से देखते हैं तो खामियां नजर आती हैं। ये ज्योति जी विपक्ष की बात नहीं है, हमने एजेंडे में फैसला ले लिया कि राष्ट्रीय स्तर पर ले लिया कि हमने ओल्ड पेंशन योजना लागू करनी है। केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना कैंसिल की और हमने ऊपर ले लिया भी केंद्र में सरकार बनेगी तो भी हम ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे। कांग्रेस की जिस स्टेट में सरकार बनेगी उस स्टेट के अंदर ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे। जब केंद्र के हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने फैसला ले लिया, उसके तहत हरियाणा में भी फैसला है। आपने सुना होगा कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें स्पष्ट कर दिया कि हमारी सरकार आने पर ओल्ड पेंशन योजना हम लागू करेंगे। आप देखिए ओल्ड पेंशन योजना के अंदर कितनी फैसिलिटी थी। जो आदमी रिटायर होता था आखिरी में जो सैलरी मिलती थी उसकी आधी पेंशन आए महीने उसके घर बैठे आती थी। कई ऐसी योजनाएं थी, उनका सारी योजनाएं जो है वो बंद हो गई। तो मेरी सरकार से भी अपील है कर्मचारियों से बातचीत करके इसके ऊपर कोई निर्णय ले, इसका समस्या का समाधान हरियाणा सरकार भी निकाले, ये मेरी उनसे अपील है। मैं एक जवाब देना चाहूंगा छोटा सा ज्योति मैडम जी, बहुत जल्दी बोलिए। छोटा सा मेरा जवाब ये है, गर्ग साहब बिना तैयारी के और बिना पढ़े लिखे डिबेट में आ जाते हैं और वो कह रहे हैं भारत सरकार ने ऑर्डर दिया था। अरे भैया आप ये तो बताओ 2006-2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को हरियाणा प्रदेश में बंद क्यों किया था? आप कह रहे हैं भारत सरकार ने दे दिया। आप बिना तैयारी के डिबेट के ऊपर बीच में टांग डिबेट में आ जाते हैं। तो यही आप कह रहे हैं भारत सरकार ने ऑर्डर दे दिया। कानून भारत सरकार ने कहां से ऑर्डर दे दिया भैया? आपके घर पे ऑर्डर दिया कहां ऑर्डर दे दिया? बिना तैयारी के डिबेट में आ जाते हैं आप। गर्ग साहब मैडम सुनिए, इनको चुप करिए। आप गर्ग साहब मेरी बात सुनिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला। आप बिना तैयारी के डिबेट में आ जाते हैं। आप कह रहे हैं भारत सरकार ने ऑर्डर कर दिया। आप डिबेट में बैठ कर झूठ बोल रहे हैं। आप डिबेट में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, थोड़े को शर्म रखिए। आप डिबेट में बैठ के झूठ बोल रहे हैं गर्ग साहब, आप डिबेट में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अरे आपने बंद कर दिया पुरानी पेंशन व्यवस्था को, अब कर्मचारियों को गुमराह करने का आप काम कर रहे हैं। आप कर्मचारियों को गुमराह करने का काम करते हैं। पहले आपने बंद कर दी और अब कह रहे हैं उसको हम चालू करेंगे। अरे हरियाणा में बंद क्यों किया था आपने?
ये बताइए क्या बंद किया हरियाणा में आपने? केंद्र सरकार ने ऑर्डर दे दिया। ये क्या बेकार की बात कर रहे हैं बैठ के मैडम यहाँ पे? ज्योति मैडम ऐसे लोगों को आप बोलिए, क्या भारत सरकार ने कोई ऑर्डर दिया था? माफी मांगनी चाहिए इनको माफी मांगनी चाहिए अपनी बात में। क्या भारत सरकार ने कोई आदेश दिया था आपको? क्या भारत सरकार ने कोई आदेश दिया था आपको? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को हरियाणा प्रदेश में बंद क्यों किया? क्या उसके लिए माफी मांगेंगे हुड्डा साहब? क्या उसके लिए माफी मांगेंगे भूपेंद्र हुड्डा जी? क्या गर्ग साहब माफी मांगेंगे उसके लिए? आप माफी मांगेंगे उसके लिए? उससे हरियाणा अलग हो जाएगा क्या? आप माफी मांगेंगे? आपने पुरानी पेंशन योजना को पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर बंद कर दिया और हम कह रहे हैं कि हम उसको चालू करेंगे, तो क्या माफी मांगेंगे इसके लिए? आप क्या माफी मांगेंगे? क्या बिना तैयारी के डिबेट में आके बैठ जाते हैं, बस चिल्ला चिल्ली करते हैं? अरे बीपी हाई हो जाएगा गर्ग साहब, बीपी हाई हो जाएगा। गोली वोली ले लो थोड़ा सा, एक आध गोली वोली ले लो, आपका बीपी हाई हो जाएगा। आप लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पुरानी पेंशन योजना को हरियाणा प्रदेश के अंदर से बंद करने का काम किया। जो कि मैडम इनको बताइए आप। चलो ठीक है, मैं बता चुकी हूँ, विजेंद्र नेहरा जी मैं बता चुकी हूँ। इन्होंने देखिए ज्योति मैडम, इन्होंने एक बात कही है, हरियाणा की जनता बखूबी जानती है। देखिए ज्योति मैडम, इन्होंने कहा 1 अप्रैल 2004 को, अभी सुनिए नेहरा साहब, चिल्ला चिल्ली बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिए ज्योति मैडम, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। ये चिल्ला चिल्ली नहीं चलेगी। आप बोल चुके हैं, आप दूसरा उत्तर भी दे चुके हैं नेहरा साहब। देखिए किसी भी तरह का संशय क्या है इस बात में? आप साथ साथ बोलते रहेंगे, ये क्या तरीका है चर्चा का? आप साथ साथ बोलते रहेंगे तो मैं भी तो सवाल ही कर रही हूँ ना। आपने कहा कि इस बात को लेकर क्लियर करिए। 1 अप्रैल 2004 को अटल सरकार में इसे केंद्र में बंद किया गया, केंद्र के कर्मचारियों के लिए, डिफेंस सर्विसेज के अलावा बाकी सरकारी नौकरियों में बंद किया गया। लेकिन गर्ग साहब राज्यों के लिए बिल्कुल अनिवार्य नहीं था। हालांकि ज्यादातर राज्य अपने अपने यहाँ नई पेंशन योजना को लागू करते रहे। 2006 में हुड्डा सरकार के दौरान बंद किया गया, तब बजट पर अधिक खर्च या अधिक बोझ का हवाला था। अब विपक्ष में बैठे हैं। अब बात तो ये कि क्या अगर आप लोग, ठीक है जनता ने चुना, आप लोग सरकार में भी आ गए, ओपीएस की जगह एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू भी कर दिया, तो बीजेपी सवाल ये करती है कि क्या कर्मचारियों और जनता से माफी मांगेंगे आप लोग कि उस वक्त गलत फैसला लिया गया था? ज्योति मैडम सुनिए, दूसरा नहीं, मैं बाकी मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ूंगी। नहीं, अकेले बीजेपी को नहीं सुन सकते ना नेहरा साहब, अकेले आपका ही तो पक्ष नहीं सुनेंगे ना। आपको 2 बार वक्त दिया गया कि अभी आप सुने। इन्होंने बोला भारत सरकार ने आदेश दिया, माफी मांगनी चाहिए इसके लिए इनको। तो वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, उससे पहले भी मैंने कहा राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं था वो। टीपू जी, आप लोगों का तो चुनावी वादा था, हमने रिपोर्ट दिखाई, पैकेज हमने शुरुआत में चलाया। दुष्यंत चौटाला वादा कर रहे थे इस बात का कि ओपीएस लागू की जाएगी। क्या स्टेटस है? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस पर कभी बात हुई? क्या कुछ स्थिति है? क्या इस दिशा में कोई काम किया गया? और दुष्यंत चौटाला का अब क्या स्टैंड है ओपीएस को लेकर? ज्योति जी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, देखो रही बात हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी की, तो ये तो हमेशा प्रयासरत रहे हैं। पहले भी हमने चाहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। अगर मानवता के अनुसार भी अगर हम देखें, और इसका जो सारा का सारा बोझ जो पड़ता है पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट पर, पूरा वित्त विभाग पर पड़ता है। अगर ये सारी चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम, जो मेरा अपना मानना जो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू होती है तो कर्मचारियों को जो फायदा मिलना चाहिए, वो जो पहले जो फायदा मिलता था ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत से, वो देखो एज कम्पेयर टू न्यू पेंशन स्कीम वो ज्यादा फायदा मिलता था। अगर इसको फिजिबल है, अगर इसको लागू किया जा सकता है, अगर मगर क्या थे, आप लोग सरकार में हैं, आधा कार्यकाल पूरा हो गया, क्या कभी कोई प्रयास किया गया ओपीएस को लेकर? कभी कोई बैठक दुष्यंत चौटाला ने, जननायक जनता पार्टी ने कभी कोई प्रयास किया? आप लोग तो सरकार में, आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि अगर पॉसिबल है, तो पता तो होगा ना कि पॉसिबल है कि नहीं। और आपकी जो गठबंधन की बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो कहती है कि ये तो पॉसिबल है नहीं, या एक्सपर्ट्स जो राय दे रही है इसके दुष्परिणाम होंगे। पहले से ही 22% के आसपास बजट का हिस्सा वेतन और पेंशन में जाता के, अब ओपीएस को भी अगर लागू किया जाएगा तो आप खुद भी अंदाजा लगाइए इस बात का। तो ये अगर मगर ना कहें, आप साफ साफ बताएं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत क्या ओपीएस को रखा गया था, और अगर नहीं भी रखा गया तो आप लोगों का तो अलग ही रुख है ना ओपीएस को लेकर बीजेपी से। बोलिए जी, जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो कर्मचारियों को जो लाभ मिलना चाहिए, तो फिजिबल अगर इसको किया जा सकता है, मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इसके काफी सारे पैरामीटर हैं, उन सारे पैरामीटरों पर पूरा
काम करके उसकी एक्सपर्ट की राय पूरी तरीके से ले करके हर पहलू पर इसकी जानकारी जुटा करके हर पहलू के बारे में इसके बारे में तो ये कौन करेगा? ये कांग्रेस या इनेलो थोड़ी करेंगे। आप लोग तो सरकार में हैं, आप ये थोड़ी कहेंगे कि अगर पॉसिबल है, अगर फिजिबल है। जब चुनाव में वादा करते हैं तब तो ये भाषा नहीं होती। ज्योति जी, और सरकार में मैं ये जानना ये चाहती हूँ, आप अगर कहेंगे आप सरकार में हैं, आप लोगों का चुनावी वादा था, क्या किया गया इसके तहत? जो वादा किया गया था उसे पूरा करने की दिशा में कभी जेजेपी ने कोई कदम बढ़ाया? आप साफ साफ उत्तर दें, आप बातों को घुमाए नहीं। बिल्कुल साफ साफ उत्तर ज्योति जी है कि जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो हमेशा कर्मचारियों के हित में हैं। वो चाहते हैं कि कर्मचारियों को इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले। अच्छा, तो क्या किया उन्होंने ओपीएस को लेकर? ओपीएस को लेकर के जितने भी पहलू हैं, जितने भी पैरामीटर हैं, भाई कैसे हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बढ़ा सकते हैं या फिर न्यू पेंशन स्कीम के तहत कैसे हम कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जा सकता है। पैनल पर बैठकर डिप्टी सीएम की तारीफ करने से तो नहीं चलेगा ना। आप रिसर्च करके आए हैं विषय पर? मैडम, मैं अपनी बात फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, भाई ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम प्रयासरत हैं। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर फिजिबल अगर लागू किया जा सकता है तो लागू जरूर करेंगे। अगर लागू किया जा सकता है तो जरूर करेंगे। बीजेपी लागू करने की दिशा में कोई विचार करती नजर नहीं आ रही। और सरकार में आने की बात तो शायद मैंने तो जेजेपी नेताओं के भी बयान नहीं सुने हैं। रेड्डू साहब, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है ओपीएस को लेकर? हाँ, देखिए ज्योति जी, ये काफी बातें हमने सुनी, सच्चाई आपने भी बताने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ डिबेट को डिबेट में ही उलझा करके रखने का काम करते। ये बिल्कुल सत्य है कि 1/4/2004 को सेंटर में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने इस पेंशन को बंद किया था, ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए किया था और डिफेंस को इसमें छोड़ दिया था। जब 2006 में हरियाणा प्रदेश में ये लागू हुई, उस टाइम केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो इसलिए बजरंग दास जी ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ऑर्डर किया था ओल्ड पेंशन को बंद करने का, ये नहीं कह सकते। ये यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं कि सरकार का आदेश था। अटल सरकार के दौरान शुरुआत हो गई थी जी, 1 अप्रैल 2004 में अटल सरकार के दौरान, में अटल के दौरान शुरू हो गई थी। हाँ, और हरियाणा में हुड्डा सरकार के दौरान दूसरे कार्यकाल। तो मेरी साउंड बैक आ रही है, इसको थोड़ा, चलिए मैं फिक्स करवाऊंगी इसको कहकर पीसीआर को। दूसरी बात ये है ज्योति जी, इस मामले ये बड़ा एक अहम मुद्दा है। ये न केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए बड़ा अहम मुद्दा है। जो ये आज मुद्दा आपने उठाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए, एक वर्कर जो है, अच्छा उससे पहले मैं एक और बात करना चाहूंगा। 2000 में बंद हुई, हरियाणा में 2006 में बंद हुई। 2006 से लेकर के आज तक जितने रिटायर हुए हैं वो लगभग सारे ओपीएस में इंक्लूड हैं। ओपीएस का बेनिफिट उनको मिला हुआ है, क्योंकि 6 से लेकर के 16 साल हुए हैं। 16 साल में नया कर्मचारी बहुत ही कम रिटायर हुए होंगे। और ये जो कहते हैं सरकार के ऊपर वजन पड़ेगा फाइनेंशियल जो होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज तक भी सरकार उसको सहन किए हुए है, सभी को दे रही है। आज तक सरकार के ऊपर ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता कि ओपीएस के कारण सरकार को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। अच्छा, जो एनपीएस वाले कैंडिडेट आएंगे, जो रिटायर होंगे, शायद वो अभी तक आने भी शुरू नहीं हुए होंगे। नंबर 1 तो पॉइंट ये है। नहीं, वो तो हर साल। दूसरी बात ये है ज्योति जी, वो जो तो एक कर्मचारी रिटायरमेंट की प्रक्रिया तो चलती रहती है, 4-10 साल चलती रहती है। जब 2006 में बंद हो गया उसके बाद भी तो हर साल रिटायर, हर साल नहीं, हर महीने चलती है। हर महीने चलती रहती है। 2006 के बाद से बंद है। हर महीने रिटायरमेंट लागू हो गई तो उसके तहत ही तो रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी। हर महीने रिटायरमेंट होती है, लेकिन नहीं ज्योति जी, आप मेरी बात सुनिए। जो रिटायर हो रहे हैं ना, जो रिटायर हो रहे हैं हर महीने कर्मचारी, वो लगभग वो रहे हैं जो 2006 से पहले के इनरोल्ड हैं। अभी तक उनकी रिटायरमेंट चल रही है। जो 2006 से पहले के इनरोल्ड हैं गवर्नमेंट जॉब में, अभी तो उन्हीं की रिटायरमेंट है। 2006 के बाद वाले तो लगभग बहुत ही कम रिटायरमेंट पे आए होंगे या नहीं आए होंगे अब तक। तो हम नहीं कह सकते कि सरकार इसको झेल नहीं पाएगी, सरकार इसको सहन नहीं कर पाएगी। कर सकते, ये मेरे को इको बहुत ज्यादा आ रही है।
चलिए, अगर आप कहें तो मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ूं आप इसी पॉइंट के साथ। ये भी फैक्ट है अपने आप में, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो पहले से भर्तियां हुई थी अभी उनके रिटायरमेंट का ही ओपीएस के तहत ही उनका रिटायरमेंट का प्रक्रिया चल रही है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अगर एनपीएस की जगह दिलीप जी ओपीएस पर सरकार विचार करती है, जो कि इस मूड में नजर नहीं आते, क्योंकि एनपीएस के काफी फायदे सीएम मनोहर लाल गिनवा चुके हैं, तो क्या वाकई ये बहुत मुश्किल होगा या फिजिबल नहीं होगा या बजट पर बहुत अधिक खर्च होगा? दूसरा मेरा सवाल ये भी कि क्या हिमाचल की तर्ज पर हरियाणा में भी ओपीएस बड़ा मुद्दा बन सकता है चुनावी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये फंडामेंटल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो अपने स्टेट के वेलफेयर के ऊपर पैसा खर्चा करे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये भारतीय संविधान के प्रेम्बल में सबसे मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। लेकिन इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे एक चीज और देखनी होती है कि उसकी स्टेट की फाइनेंशियल स्थिति क्या है। अगर वो फाइनेंशियल स्थिति उस पब्लिक टैक्सपेयर पे खर्च होने वाले अमाउंट को अलाउ करती है तब तो उसे जरूर करना चाहिए, और अगर नहीं अलाउ करती है या उसको अलाउ करने में एडिशनल बर्डन टैक्सपेयर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सचेकर में जितना भी पैसा जाता है वो टैक्सपेयर के थ्रू ही जाता है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस हर व्यक्ति देता है, जो बच्चा पैदा हो रहा है आज की डेट में वो भी देता है और मरने वाला व्यक्ति भी देता है, मरते मरते देता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस देने वालों की संख्या इस देश में बहुत कम है। तो गवर्नमेंट एक्सचेकर में अगर किसी भी फाइनेंशियल हेल्प पे बर्डन पड़ता है और उस बर्डन का बोझा एग्जिस्टिंग टैक्सपेयर उठाना पड़ता है तो सरकार को ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उस ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से जाता था, और जो सोशल सिक्योरिटी लॉज हैं, सोशल सिक्योरिटी लॉज ये कहते हैं कि सरकार की सेवा में रहने वाले हर व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद उसकी आर्थिक बोझ को उठाने के लिए सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। इसीलिए पेंशन की स्कीम सरकारी कर्मचारियों को दी जाती थी। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरा का पूरा पैसा सरकार के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता था, जो एक एडिशनल बर्डन था सरकार के खजाने पे, और सरकार के खजाने पे मत कहिए उसको, वो टैक्सपेयर के ऊपर एक एडिशनल बर्डन, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हटा करके एक न्यू पेंशन स्कीम लाई गई जिसमें मिनिमम 10% एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट करता है। सैलरी की डेफिनेशन हर एक्ट में अलग अलग दी गई है, वो मिनिमम 10% कंट्रीब्यूट करता है और इन रिटर्न गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से उसको रिटायरमेंट बाद पेंशन मिलती है। तो अब सरकार ने अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करी है तो डेफिनेटली उस ओल्ड पेंशन की वजह से सरकार के खजाने पे ज्यादा बर्डन पड़ रहा था, और जिसकी वजह से जो और पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं वो रुक रहे थे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के प्रति ही नहीं है बल्कि उनके प्रति भी है जो सरकार के लिए अन्य तरीके से सेवाएं देते हैं। और अगर आप एक तरीके से देखें तो जो सरकारी कर्मचारी नहीं है लेकिन सरकार के एक्सचेकर में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देता है, जिसको हम बैकबोन ऑफ द फाइनेंस कह सकते हैं, जो टैक्सपेयर है देश का, अगर वो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो उसको रिटायरमेंट की ना तो कोई एज है ना उसको रिटायरमेंट के बाद किसी तरह का कोई बेनिफिट है। अगर वो साल का 5 लाख रुपए टैक्स देने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके परिवार को सरकार की तरफ से 5 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो सरकार को ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना चाहिए। न्यू पेंशन ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी ये कहा था, इसको एक एजेंडा बनाया था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हम उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। लेकिन पब्लिक उससे अट्रैक्ट नहीं हो पाई और पब्लिक को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट जो बोझ पड़ेगा इसका वो पब्लिक के ऊपर ही पड़ेगा। बिल्कुल। बजरंग दास गर्ग जी, हिमाचल में चूंकि ये फैसला लिया गया है, आज से ही प्रेस वार्ता की गई सुक्खू की ओर से, सीएम की ओर से, आज ये ऐलान कर दिया गया जो बड़ा चुनावी मुद्दा था। अब 2004 से, या हरियाणा की ही मैं बात करूं, 2006 से ये पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी आप लोगों की सरकार में। उसके बावजूद भी अगर हम बात करें 11,000 करोड़ से अधिक तो अब भी पेंशन का खर्च है, 28,000 करोड़ रुपए से अधिक वेतन की सरकार दे रही है, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया, 22% से अधिक वेतन और पेंशन पर जा रहा है। क्या कांग्रेस वाकई चाहती है कि ओपीएस लागू हो, या केवल चुनावी या राजनीतिक फायदा लेने के लिए प्रयास है, क्योंकि इसमें टैक्स पेयर का या फिर एक आम हरियाणवी का कोई फायदा नहीं? ज्योति जी, ये चुनावी बात नहीं है। हिमाचल के अंदर सरकार बन चुकी है, आपके सामने है, और मंत्रिमंडल में फैसला ले लिया गया है ओल्ड पेंशन योजना लागू करने जाएंगे। हमने अपना चुनावी नहीं, हमने पूरा घोषणा पत्र में भी हम डालेंगे। सबसे मोटी बात क्या है, इस सरकार में
इनकम इन है, आउट गोइंग नहीं है। सबसे मोटी समस्या क्या है, इन्होंने कमाई के साधन इस सरकार ने नहीं बनाए, सिर्फ टैक्स का जरिया बनाया। अभी टैक्स लिए जाओ, टैक्स लिए जाओ। ना तो ये कोई उद्योग बढ़ा रहे हैं प्रदेश में, ना व्यापार बढ़ा रहे हैं। अगर नए नए उद्योग हरियाणा में लगेंगे, अरबों खरबों रुपया टैक्स सरकार को आएगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मैं ये बताना चाहता हूं, सरकार को ऐसे अवसर पैदा करने चाहिए जैसे सरकार ने 2014 में जब सरकार बनी थी, सबसे पहले मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी, हम हरियाणा में टेक्सटाइल हब बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट जगह नगर बनाएंगे। और ये आज तक टेक्सटाइल हब नहीं बना, 8 साल से ऊपर हो गए। ये भी 6 महीने पहले फिर उन्होंने घोषणा करी है। मतलब क्या है, खाली घोषणाओं से पेट नहीं भरता। आप देखिए जेजेपी ने स्पष्ट कहा, आपके चैनल पे भी कहा, उनका चुनावी वायदा भी था ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का। उनका ये वायदा भी था 5100 रुपये हम पेंशन करेंगे। और उप मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं 5100 रुपये लागू कर देता। कहीं नहीं कहीं इनके आपसे आचार विचारों में फर्क तो ज्योति जी है ही। बीजेपी कहती लागू होना चाहिए। दिग्विजय चौटाला की ओर से जरूर कहा गया, नैना चौटाला की ओर से भी कहा गया कि 10 सीटें भी आप लोगों ने बहुमत में अगर होते या फिर सीएम दुष्यंत होते तो 5100 रुपये पेंशन हो सकती थी। डिप्टी सीएम ने तो कभी नहीं कहा कि मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो 5100 रुपये पेंशन हो जाती। ये बिल्कुल दुष्यंत जी की बात कर रहा हूं मैं। दुष्यंत जी का बयान मैं आपको भिजवा भी दूंगा। दुष्यंत जी ने कहा, जब पूछा गया पत्रकारों से, जब कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं 5100 रुपये पेंशन लागू कर देता। उसके छोटे भाई ने भी कहा है, उसका छोटा भाई जो है उसने भी कहा कि हम दुष्यंत जी अगर मुख्यमंत्री होते तो हम उसको फौरन लागू करते। ये बात कहा है। इस मामले में क्या अलग अलग बात है। देखो क्या हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। मेरी सरकार से एक ही मांग है, सरकार इस कर्मचारियों बातचीत करके इस समस्या का समाधान करे। हमने 3 स्टेटें मारी है, तीनों स्टेटों में हम ओल्ड पेंशन योजना लागू कर चुके हैं। और हरियाणा में सरकार बनती पहली कलम से हम ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे। जो आपके चैनल के अंदर मैं सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि आपका हरियाणा न्यूज के ऊपर मैं बयान दे रहा हूँ। नैना जी अभी आऊंगी आपके पास एक सवाल के साथ, लेकिन रेणु साहब का चूंकि पिछला उत्तर भी पूरा नहीं हो पाया था टेक्निकल वजहों के चलते। रेणु साहब, क्या वाकई हिमाचल में कांग्रेस को इसका फायदा मिला के ओपीएस के लिए आवाज उठाने का, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसे हल्के में भी लिया, उसका नुकसान भी आप कह सकते हैं। तो क्या हरियाणा के कर्मचारी और हरियाणा की जनता इस बात को समझेंगे कि हुड्डा सरकार के दौरान बंद तो की गई थी, लेकिन उसका प्रभाव, उसका असर, उसका परिणाम देखकर अब कांग्रेस को लगता है कि इसे फिर से लागू किया जाए ओपीएस को? हाँ नहीं, कांग्रेस को नहीं लगता अकेले, क्योंकि कांग्रेस तो इसको बंद करने वाली ही पार्टी है। लेकिन वास्तव में ये कहना चाहूंगा, देखिए जो आदमी लगभग 25 से 30 की एज में सरकार में इनरोल हो जाता है, अपनी ज्वाइन कर लेता है सरकार को, और 58 साल तक वो जॉब करता है सरकार के साथ, सरकार की सेवाएं लोग जनता तक पहुंचाने का काम करता है। एक इतने लंबे अरसे तक वो एक ऐसे माहौल में अपना जीवन जीने का काम करता है, उसको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, उसी प्रकार का उसका एक लिविंग स्टैंडर्ड बन जाता है और अपने बच्चों को भी बड़ा करता है, पालता पोसता है। और जब वो 58 साल की एज में रिटायर होता है और फिर एकदम उसको यदि नॉर्मल लाइफ में जाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो असहज स्थिति होती ही होती है, बढ़ती ही बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि जब वो पेंशन जाएगा बंदा 30 साल नौकरी करके, 35 साल नौकरी करके सरकार की, और यदि वो खाली हाथ घर जा करके बैठता है, क्योंकि जो न्यू पेंशन पॉलिसी बनाई है, स्कीम बनाई है इन्होंने, उसमें 2 टायर बनाई है। फर्स्ट टायर में वो विड्रॉ नहीं कर सकता और सेकंड टायर में अपनी पूरे जो डिपॉजिट है 10% अपना और 10% गवर्नमेंट का, उसको वो विड्रॉ भी कर सकता है। अगर वो 58 साल की नौकरी करके वो घर पर जाकर के खाली बैठता है, कहीं ना कहीं एक सोशल रिस्पेक्ट जो बंदे की होती है, वो सोशल रिस्पेक्ट भी उसकी खराब होती है। तो इसलिए जो इतने लंबे समय तक काम करे उसकी सोशल रिस्पेक्ट भी डाउन होती है और उसकी आगे की लाइफ की जो सिक्योरिटी है उसकी वो भी नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है। इसलिए और अभी हमारे जो विश्लेषक थे इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल कंडीशन यदि अलाउ करती है स्टेट की, देखिए इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं ज्योति जी बिल्कुल भी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है नहीं करती है वो सरकार का काम है, उसको अलाउ करवाएं।
और पेंशन जरूर होनी चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसके समर्थन में है कि कर्मचारियों की पेंशन होनी चाहिए, चाहे वो सोशल रिस्पेक्ट की बात। सरकार क्या करे? फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो, सरकार अपनी जेब से तो पैसे नहीं निकालेगी। ये सरकार की जिम्मेवारी है। प्रवक्ता है, सरकार अपनी पॉकेट से तो पैसे नहीं निकालेगी, कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे पे करेंगे, हम जैसे पे करेंगे, आम हरियाणवी पे करेगा। ज्योति जी, सरकार के फाइनेंशियल कंडीशन या सरकार का खजाना अलाउ करेगा जैसे ओपीएस पर जाया जाए, टैक्स पेयर का। हाँ, तो फिर अगर वहां पर कुछ बढ़ा तो फिर विपक्ष ये कहेगा कि आम आदमी के साथ गलत है। नहीं, जो हमारे सोर्सेज है उस सोर्सेज को मैनेजमेंट करना होता है सरकार को, और ऐसे सोर्सेज प्रोड्यूस करने होते हैं जिससे स्टेट की इनकम बढ़े, और ऐसे खर्चों को कम करना होता है जिससे स्टेट की इनकम बचे भी और बढ़े भी। ये सारा मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट का होता है, उस मैनेजमेंट के तहत इनको अरेंजमेंट करना चाहिए। किस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे वो सरकार को देखना है। ये सरकार इसे देखे कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट किया। चलिए मेरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, साथ ही इतना तो मानेंगे मेरी साउंड ठीक नहीं हुई है ज्योति जी। चलिए मैं एक बार फिर से कहूंगी पीसीआर को कि इको वो ऐसी आवाज आ रही है, मैं ठीक से बात नहीं रख पा रहा हूँ। ठीक है रेड्डी साहब, उम्मीद करती हूँ कि आपसे अगली बार सवाल पूछेंगे, तब तक हम इसे ठीक भी करेंगे। नेहरा साहब, इतना तो मानेंगे कि अब जो हिमाचल में फैसला लिया गया है उसका दबाव आप लोगों पर होगा हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में भी इलेक्शन कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 2023 का साल चूंकि ये कहीं ना कहीं चुनावी साल में ही तब्दील हो जाता है। अब सभी को चुनाव की तैयारियां भी करनी है, आप लोगों को भी जनता के बीच जाना है। कांग्रेस ओपीएस को लेकर जनता के बीच जाएगी। की जो जागरूक कांग्रेस पार्टी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने बंद किया, अब वो दोबारा से वादा कर रहे हैं, तो राजनीतिक वादा है और वो झूठा वादा है, कभी पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि पिछले साल 2022 में ज्योति जी 7 राज्यों में चुनाव हुआ था। हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में और गुजरात में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हारना पड़ा। यानी 7 राज्यों के चुनाव में से 6 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार हुई, पुरानी पेंशन योजना के वादे के बावजूद भी, क्योंकि जनता को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। आज पुरानी जो नई पेंशन योजना है उसमें कर्मचारी के हिस्से से अगर 10% का उसमें अपना शेयर डालती है, सहयोग करती है। आरबीआई और एसबीआई के जो अर्थशास्त्री हैं ज्योति जी, अपनी रिपोर्ट के मुताबिक बताया है कि जो पुरानी पेंशन योजना है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकती है। और राजस्थान आदि जो कांग्रेसी राज्य हैं, जहां जहां इन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात की है, मैं पूरी तैयारी के साथ डिबेट में आया हूं। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की देनदारी हर वर्ष उन राज्यों की बनती है। तो ये कर्ज में डूबे हुए राज्य हैं। और पंजाब जैसे राज्य जहां घोषणा की थी पुरानी पेंशन योजना की, और आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि सरकार बनने के बाद में किस तरह से आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेने के लिए पहुंच गए थे कि राज्य को चलाने के लिए कृपया हमें 50-50 हजार करोड़ रुपए का पैकेज हमें 2 साल के लिए दे दीजिए, 1 लाख करोड़ रुपए का कम से कम। तो ये स्थिति हमें बताती है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से किस तरह का नुकसान है। दूसरा, रोजगार की विषय हमारे बड़े भाई यहाँ पे कर रहे थे, उनको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है जिसने अपने पुराने 5 साल के अंदर मात्र 2014 से 2019 के अंदर 1 लाख के आसपास सरकारी नौकरी देने का काम किया, 12 लाख के आसपास प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगार देने का काम किया, लगभग 1,69,000 उद्योग धंधे स्थापित करने के काम किया, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास निवेश हमारी सरकार के शासनकाल के अंदर आया। और मेरे पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर पलवल जिले में मैडम दुधौला में एक श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बना 1,000 करोड़ रुपए की लागत से, जहाँ लगभग 10 से 20,000 बच्चे। चलिए, इस टॉपिक पर हमने किसी और दिन डिबेट की थी, हमने इस विषय को लेकर चर्चा की थी, तब आपकी पार्टी से कोई और प्रवक्ता थे, तो हमने तो रोजगार को लेकर कर ली ना चर्चा। ठीक है, 10 सेकंड में कंप्लीट कर देता हूँ, 10 सेकंड में कंप्लीट कर देता हूँ। 10 सेकंड जल्दी। देखिए मैडम, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी सरकार ने, चाहे मारुति का जो प्लांट आया खरगोदा के अंदर, जहां लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, 1,000 एकड़ के अंदर वो बनके तैयार होगा, चाहे मेरे फरीदाबाद के अंदर आईएमटी है, चाहे हर जिले के अंदर चाहे हमने मेडिकल कॉलेज खोलने की शुरुआत की है, चाहे हर जिले के अंदर लड़कियों का कॉलेज है, महाविद्यालय है, सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। हर क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में पूजा ज्योति मैडम ऐसा काम हुआ है कि आज से पहले कभी एक काम नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेषता है कि मुख्यमंत्री जी उतना ही बोलते हैं जितना करते हैं, कोई झूठे वादे नहीं,
कोई फरेब नहीं, जनता के साथ में कोई धोखा नहीं, ईमानदारी के साथ में। ठीक है, तो मैं टीपू जी से जानना चाहती हूँ, कांग्रेस सरकार ने झूठ बोलने का एक सिस्टम नहीं, आपके जो सत्ता के साथी दल के जेजेपी है दरअसल, या नेता के साथी, फिर तो वादा तो उनकी ओर से भी किया गया, फिर आप कहेंगे कि दुष्यंत चौटाला की ओर से भी केवल झूठा वादा किया गया चुनावी, उस पर कोई रिएक्शन देंगे? 10 सेकंड। ज्योति मैडम, तो कांग्रेस के यूं तो कांग्रेस के भी बैठे हैं प्रवक्ता तो कांग्रेस के भी बैठे हैं। तो कांग्रेस, मैं तो विरोधाभास ये जानना चाहती हूँ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर जब बात हुई तो क्या ओपीएस को लेकर भी चर्चा की गई थी? और अगर ये झूठा वादा है तो क्या ये जेजेपी ने भी झूठा वादा किया था? आप भी बताइए ना कि बीजेपी कैसे देखती है इसको, कि आप तो इनकार कर रहे हैं, जेजेपी के प्रवक्ता ही कहते हैं कि हम तो देख रहे हैं कि कोई फिजिबिलिटी अगर है तो हम इसे लागू करेंगे। देखिए, जेजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता नहीं, आप देखिए, आप घुमाइए नहीं बात को। आप बीजेपी कैसे देख रही है जेजेपी के स्टैंड को? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना अपने आप में। आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब देता हूँ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ऐसी बातें हम लोगों ने शामिल की है जो संभव है और जनता को जिससे नुकसान नहीं है। हम जनता के हित में काम करने के लिए आए हैं। अगर अनावश्यक चीजों को बढ़ावा देंगे तो उससे जनता को अनावश्यक चीजें, जो संभव चीजें हैं उनको हम करेंगे। जो हरियाणा के खजाने पे बोझ डालेगा। चलिए, अब टीपू जी जवाब देंगे इस बात पर। ज्योति जी, जो ओपीएस के दो पहलू है, एक तकनीकी पक्ष है, एक सियासी पक्ष है। और जैसे कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो बार बार जो ओपीएस की बात कर रहे थे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता को ही क्यों सुनते हैं? आप भी कांग्रेस को सुन रहे हैं, बीजेपी भी कांग्रेस को सुन रही है। आपने बीजेपी प्रवक्ता को नहीं सुना क्या सर? आपने ओके सुनी। तो अभी इनका कहना है कि अनावश्यक चीजों पर जिनसे खजाने पर, बजट पर या आम हरियाणवी पर असर पड़े, उसकी दिशा में तो काम नहीं होगा। तो बीजेपी तो क्लियर ये कह रही है अभी। आप बीजेपी को छोड़कर, क्योंकि डिसाइड तो आप लोगों को मिलकर ही करना है, कांग्रेस तो डिसाइड करने की अभी सिचुएशन में है नहीं। ये लोग तो कहते हैं कि अगर सरकार में आ गए, जनता ने भरोसा किया तो हम ओपीएस लागू कर देंगे। तो ये आप घुमाइए नहीं बातों को, सीधा सीधा जो बीजेपी ने कहा उस पर मुझे आपका रिएक्शन चाहिए, बोलिए। ज्योति जी, मैं बातों को घुमा नहीं रहा, मैं सीधा सीधा हम कर्मचारियों के हक में हैं। अच्छा। ये बात मैं आपको कह चुका हूं कि हम दुष्यंत चौटाला जी कर्मचारियों के हक में है। तो एनपीएस, बीजेपी एनपीएस के पक्ष में है। मैं आपको मुझे पता है कि मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन जब बीजेपी ये कहती है कि हम भी तो हरियाणवियों के या कर्मचारियों के पक्ष में हैं, तो आप लोग ओपीएस को लेकर पक्ष में हो गए, बीजेपी एनपीएस को लेकर पक्ष में हो गई। तो क्या बीजेपी हित नहीं चाहती कर्मचारियों का? जेजेपी का पक्ष क्या है इसे लेकर, बताइए। ज्योति जी, इसका एक तकनीकी पहलू भी है। अच्छा। उस तकनीकी पहलू के तहत जो फिजिबिलिटी की हम बात करें, कोई भी एक्सपर्ट है वो अपनी राय सिर्फ फिजिबिलिटी की बात पर अपनी राय देता है, और ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। भी कोई भी राज्य सरकार कभी भी ये नहीं चाहती कि अपने कर्मचारियों को लाभ ना दिया जाए। अगर कर्मचारियों के हम हमेशा पक्ष धर रहे हैं, और मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बार बार ये बात, आज ओपीएस की बात जो हरियाणा में बात कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, वो सिर्फ हरियाणा की जनता को बरगलाने की बात करते हैं। इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के राज में ओपीएस को खत्म करने का आप लोग वादा करते हैं तो कर्मचारियों के हित में है, ये कहते हैं तो बरगलाने का काम करते हैं। और बात में एक्सपर्ट्स की या फिजिबल होने पर तो मैंने आपसे रिएक्शन मांगा ही नहीं था। मैं तो ये कह रही हूँ कि बीजेपी एनपीएस के फायदे गिनाती है, आप लोग ओपीएस के फायदे गिनाते हैं। तो ये तो नहीं कि अच्छा जो हुआ वो जेजेपी के खाते, जो नहीं हो पाया वो बीजेपी ने नहीं किया, क्योंकि चुनाव में तो आप लोगों को भी जाना है। चुनाव में बिल्कुल जाना है, और अब तक के जितने भी हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जितने भी कार्य थे, वो जननायक जनता पार्टी पूरा करवाने में कामयाब रही है। और जो कार्य जो अंडर पाइपलाइन है उसके लिए प्रयासरत है। और रही बात 5100 पेंशन की, जैसे ही सरकार का पूर्ण कार्यकाल होने से पहले 5100 पेंशन हरियाणा में लागू करवा कर रहेंगे। अच्छा दिलीप जी, ये भी अपने आप में विरोधाभास के हैं, और गठबंधन की सरकार में कई मुद्दे ऐसे हैं जिनमें बीजेपी कुछ सोचती है, जेजेपी कुछ कहती है। ओपीएस भी एक ऐसा ही मुद्दा है। एनपीएस के फायदे भारतीय जनता पार्टी गिनवाती है। सीएम भी बजट सत्र के दौरान विस्तार से जवाब दे चुके हैं कि एनपीएस ओपीएस को लेकर बात कर चुके हैं। अब जेजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि एक्सपर्ट्स जो कहेंगे, एक्सपर्ट्स का अलग पक्ष है, सियासी अलग है। तो ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों पार्टियों का पक्ष। और जरूरी होती है क्योंकि राजनीति पे ही सारा केंद्र बिंदु होता है, लेकिन राजनीति की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो देश का फाइनेंशियल होता है।
कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका प्रवक्ता या उसका नेता बयान देने से पहले ये नहीं सोचता है कि वो जो कहने जा रहा है उसका इस देश के एक्सचेकर पे क्या फर्क पड़ेगा। आप अभी एक साहब कह रहे थे कि फाइनेंशियल स्थिति को वो नहीं मानते हैं। साहब, फाइनेंशियल स्थिति नहीं होगी तो आप देश और प्रदेश चलाएंगे कैसे? आप किसी भी जनता को कोई भी बेनिफिट देने की बात करते हैं तो देते तो उसी बेनिफिट को, जो वित्तीय बेनिफिट है वही देने की तो बात करते हैं। अगर आपके जेब में पैसा ही नहीं होगा तो आप उसको सहायता कैसे देंगे? आप ओल्ड पेंशन लागू कर लीजिए, कैसे देंगे आप उसको? पैसा कहाँ से देंगे? आप जाहिर सी बात है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मांगेंगे या कहीं से कर्जा लेंगे। तो प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ा करके अल्टीमेटली आप प्रदेश की जनता पर ही तो बोझा बढ़ा रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां आज सरकार बनाएंगी, कल बदल जाएंगी, और जब दूसरी पार्टी आएगी तो वो सारा का सारा ठीकरा पीछे वाली सरकार पे फोड़ देगी। तो ये जो ब्लेम गेम चलता है राजनीतिक पार्टियों के बीच में, इसका खामियाजा हमेशा जनता को भुगतना पड़ता है। और जो फ्री में बांटने की स्कीमें हैं या जो कहीं और पैसा लगा करके कोई सब्सिडी देने की बात है, रिजर्वेशन के रूप में जो एजुकेशन में बहुत सारी फीस देकर के सब्सिडी देने की बात होती है, ये सारा का सारा अल्टीमेट जो बोझा आता है वो किसी राजनीतिक पार्टी के फंड पे नहीं आता है, किसी राजनेता की जेब पे नहीं आता है, ये सरकारी फंड पे आता है। और सरकारी फंड भरने वाला अल्टीमेटली इस देश का टैक्स पेयर ही है और कोई नहीं। जी बिल्कुल। गर्ग साहब, हुड्डा साहब बड़े और सुलझे नेता हैं हरियाणा के, लेकिन वो अपने कार्यकाल में ये बात बार बार रिपीट होगी, क्योंकि इस बात का मूल ही ये है ओपीएस को लेकर जो हमने मुद्दा उठाया कि हुड्डा साहब के कार्यकाल में बंद किया गया ओपीएस को, एनपीएस लागू की गई। अब वो कहते हैं कि हमने इसका असर या परिणाम देखा के तो हमने भी समझा है कि एनपीएस अच्छी नहीं है। तो क्या 2006 के बाद 2009 तक सरकार में रहे तब नहीं लगा ये सब, या विपक्ष में रहकर ही ये महसूस किया, ये लगा कि एनपीएस गलत है, ओपीएस ही अच्छी है, कर्मचारियों के हित में है? बताएं। ये मैंने पहले भी बताया, हमारा मुख्य एजेंडे के अंदर चाहे हमारी राष्ट्रीय स्तर पर हो, ऊपर से फैसला हो चुका है। अब आपके सामने जो हमने वायदा किया, ये कहते झूठा वायदा कर रहे हैं, निभाएंगे नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, हमने तो हिमाचल के अंदर ही सरकार बनते ही पहले पुरानी पेंशन योजना लागू आपके सामने करने का फैसला ले लिया। ये मनोहर लाल जी ने क्या कहा था, ठेका प्रथा खत्म करेंगे, कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे, सफाई कर्मचारी से वायदा किया, और यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों ने 4 महीने पहले अल्टीमेटम भी दिया कि आपने वायदा किया था, आप पक्के कीजिए, नहीं तो हम दिवाली के ऊपर हड़ताल करेंगे। 4 महीने पहले नोटिस दिया और 11 दिन हड़ताल रही, फिर इनको बुलाकर समझाया गया भी हम इसके ऊपर फैसला लेने जा रहे हैं। झूठी घोषणा तो ये लोग करते हैं, ये बार बार कहते हैं भी हमने लोगों को रोजगार दे दिया। मैं यही बताना चाहता हूँ, झूठे आंकड़े जो चैनल पर देते हैं, 12,60,000 मुख्यमंत्री जी का बयान था, 12,60,000 हमने युवाओं को धोखे के माध्यम से झूठे आंकड़े आप इनको इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि विधानसभा में जो आंकड़े रखे ना, एक भी व्यक्ति रोजगार नहीं दिया। विधानसभा में जो बता दिया गया उसको तो आप मानते हैं कि वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज ही कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की गई जिन्होंने झूठे आंकड़े पेश किए थे। तो विधानसभा के पटल पर जो रख दिया गया वो तथ्यात्मक रूप से तो सही ही होगा। ये रोजगार नहीं दे पाए, ये झूठी बातें, झूठे आंकड़े। हमने हमारा स्पष्ट फैसला है, हमारे सीएलपी नेता हुड्डा साहब ने कल स्पष्ट तौर पर बयान भी दे दिया है कि इसके ओल्ड पेंशन योजना सरकार लागू करे, और जहां तक कि कांग्रेस का राज आएगा, केंद्र में आएगा केंद्र में भी लागू होगी, हरियाणा में आया तो हरियाणा में भी लागू होगी। ये आपके सामने स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, 3 स्टेटों में हमारी सरकार है, तीनों में हमने अपने वायदे पूरे किए, तीनों में हम लागू पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं। आपके सामने नेहरा जी, आप दर्शकों को ये समझा दें, हमारा एक हिस्सा है। नेहरा जी, हम ग्राफिक्स के जरिए भी हालांकि दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या अंतर है ओपीएस और एनपीएस में, लेकिन आप ये बता दें कि एनपीएस कैसे ओपीएस से बेहतर है, कर्मचारियों का इसमें क्या हित है, आम हरियाणवी का इसमें क्या हित है? ज्योति मैडम, वो ये है कि जिस समय ये योजना बंद की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे विशेषज्ञ बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि कर्ज में डूबे हरियाणा को उबारना है, हरियाणा के ऊपर देनदारी ज्यादा है, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था 2006-2007 में कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन योजना को हम इसलिए बंद कर रहे हैं कि हरियाणा को कर्ज से उबारना है। और आज मैं कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और नेताओं से सवाल करना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन योजना को कांग्रेस सरकार द्वारा 2006-07 में बंद करने के मामले में क्या वो आज हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगेंगे हाथ जोड़ के
कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, हमने बंद कर दिया, क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि हम चालू करेंगे, जबकि 2006 में अरे भैया आपके बीच में नहीं बोला मैं, आपके बीच में मलाई खा के कर्जे में आपके बीच में नहीं 48 साल के में इन्होंने पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी थी मैडम। 2006 में इन्होंने पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी। मैडम इनके बीच में नहीं बोला था मैं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था मैडम। ये बिना तैयारी के डिबेट में आते हैं, विषय पता नहीं है इनको विषय पता नहीं है किस विषय पे डिबेट हो रही है। रगी रटाई बातों को आगे डिबेट में बोलना शुरू कर देते हैं, बीपी की गोली खा के नहीं आते हैं। अरे बीपी बढ़ जाएगा दर्द साहब। मैडम मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। इनका माइक डाउन करिए आप, इनके बीच में मैं नहीं बोला था मैडम, इनके बीच में नहीं बोला था मैं। बजरंग दास आपके नंबर पे अभी एक तो देखिए ये अपने समय में आप लोग बोला कीजिए, बात सही कही है, कोई तरीका नहीं, दर्शक भी सुन पाते हैं आप क्या आपने मलाई खा के हरियाणा भैया ये मलाई वगैरह कर दीजिए। नेहरा जी जल्दी बात कंप्लीट कीजिए। आप लोगों की दलाली बंद कर दिया, भ्रष्टाचार बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी का, हमने इसलिए बिल बना रहे हैं, बेरोजगार कर दिया आपको, और आप टीवी पे बैठ करके बिना तैयारी के डिबेट में आते हैं और फिर चिल्ला चिल्ली करके डिस्टर्ब करते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मेरा आपके पास एक सवाल आपसे है मैडम, मेरा एक ही सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कान पकड़ करके माफी मांगेंगे पुरानी पेंशन योजना को हरियाणा में बंद करने के लिए? समय नहीं, गर्ग साहब आपको इस सीधा जवाब इस बात का देना चाहेंगे। बीजेपी ये कहती है कि अगर लगता है कि ये गलत फैसला था तो क्या भूपेंद्र हुड्डा माफी मांगेंगे इस बात को लेकर? क्योंकि 2006 के बाद 2014 तक सत्ता में रहे, 8 साल सत्ता में रहे, आपको पता नहीं चला गलत फैसला हो गया। और अगर 2009 तक उसके बाद रिपीट भी किया, आपकी मलाई खाई, हमने तो कर्जा में डुबोया नहीं, आपने कर्जे में डुबो दिया। आप कर्जे में ना डुबोते, कर्मचारी तरफ देखते। 2006 से 2014 तक क्या कांग्रेस को नहीं लगा कि गलत फैसला है, गलत योजना है? आपने कहाँ किया, वो पैसा कहाँ है? चलिए मैं दिलीप जी आपसे आखिरी कमेंट में चाहूंगी, आपसे आखिरी कमेंट में चाहूंगी। गर्ग जी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पीसीआर से कहूंगी म्यूट किया जाएगा। गर्ग साहब को म्यूट करें, आखिरी कमेंट आपका दिलीप। दिलीप जी आवाज आपने मेरे से बोला, आपने मेरे से बोला दिलीप जी से मैंने आखिरी कमेंट कहा कि आप आवाज मिल रही तो बोली सर। हाँ मुझे मिले, आप सवाल दोहराइए जी। आप क्या मान रहे हैं कि क्या केवल सियासत है जो कांग्रेस इसे लेकर कह रही है? क्योंकि सोचने का या परिणाम देखने का मौका तो 2006 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के पास था ओपीएस और एमपीएस को लेकर। ज्योति जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, और जो हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश की प्रथा रही है, एक बार सरकार कांग्रेस की रही है, एक बार भारतीय जनता पार्टी की रही है, और इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनी है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की वजह से ही नहीं बनी है, ये वहां का ट्रेंड रहा है। अगर ये स्कीम की बात होती तो स्कीमें पहले भी लागू कर सकते थे। और सारी चीजों के बावजूद, सारी चीजों के भीतर अगर एक बात को कहा जाए तो अगर आपकी स्टेट का फाइनेंस आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दीजिए तो जरूर दीजिए, लेकिन आपको इसके साथ साथ उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जो प्राइवेट नौकरी में है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सोशल सिक्योरिटी लॉज उनके ऊपर भी लागू होते हैं, तो आपको सोशल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एज ए होल देखनी होगी, न कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, चूंकि बेहद अहम विषय को लेकर आज हमने चर्चा की है, ओपीएस एनपीएस को लेकर चर्चा की है। ओपीएस को लेकर बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन क्या ये कर्मचारियों का हित सोचा या समझा जा रहा है या केवल कोरी सियासत के? इसे लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत।